बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं बाजोड़ के धमाके के हवाले से कि बाजोड़ के अंदर ये जो धमाका हुआ है आईसिस का, तो ये किस लिए हुआ है, किसने किया है, इसके पीछे मकासद क्या है और JUIF को क्यों टारगेट किया गया है और JUIF क्या कर रही थी वहां पर, और आईसिस दाइश ये जो है इसमें फर्क क्या है, और दूसरी चीज आईसिस और तालिबान के रिलेशन क्या है, अमेरिका आईसिस वगैरह क्या है। तो इसके ऊपर मैं बहुत पहले बात कर चुका हूँ। जब ये अफगान तालिबान पंजशीर के ऊपर हमला कर रहे थे, तो ये मैसूद की फोर्सेस को जब लड़ रहे थे, तो तभी मैंने बात कर दिया था कि अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान एक कोऑपरेशन थी, एक लेवल ऑफ कोऑपरेशन थी आईसिस के खिलाफ। और आईसिस को कौन लाया था, आईसिस कैसे बनी थी, और मिडिल ईस्ट के अंदर आईसिस के खिलाफ किस तरह का रिएक्शन हुआ था, ये वो मैं कंप्रीहेंसिवली बात कर चुका हूँ। बहुत पुरानी वीडियोस मेरी पड़ी हुई है आईसिस के हवाले से। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है। सबसे पहले आते हैं, आपको आईसिस के हवाले से थोड़ा सा मैं बता दूं आईसिस है क्या। अब वॉर ऑन टेरर जब चली थी, वॉर ऑन टेरर बेसिकली आप समझ लीजिए एक इंपीरियल वॉर थी। ये वॉर ऑन टेरर कोई दहशतगर्द वगैरह कुछ भी नहीं थे, एक इंपीरियल पावर था, उसके कुछ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स थे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, यानी अमेरिका के और वेस्टर्न ममालिक के कुछ ऑब्जेक्टिव थे, खास तौर पर अमेरिका के कुछ ऑब्जेक्टिव थे ग्लोबल वर्ल्ड के हवाले से, और जिसके अंदर उसने टारगेट किया हुआ था कि ये जो इस्लामिक राइट विंग पार्टियां हैं, ये मुसलमान की राइट विंग पार्टियां हैं, इनके जो मकासद है वो बड़े खतरनाक है, इनको खत्म करना है, इनके अंदर बहुत ज्यादा एलिमेंट्स आ चुके हैं। अगर ये किसी ना किसी लेवल के ऊपर रियासत की ताकत हासिल करने में कामयाब हो गए, यानी रियासतों के ऊपर कब्जा करने में कामयाब हो गए, तो ये एक ऐसी राइट विंग गवर्नमेंट बनाएंगे, कैलिफेट बनाएंगे, जो इतना पावरफुल होगा ज्योग्राफिकली कि जो अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट को थ्रेटन कर सकता है और एक पावरफुल अलायंस बन सकता है। और अगर वो जाकर अलायंस बना लेता है चाइना के साथ, रशिया के साथ, तो ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेसीज जो कि हमने बड़ी मुशक्कत और मेहनत के बाद हासिल की है, और जो ग्लोबल डोमिनेंसी लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेसीज ने हासिल की है, वो सारी की सारी खतरे में पड़ सकती है। वेस्टर्न इंपीरियलिज्म खतरे में पड़ सकता है। सो बेसिकली ये जंग थी इंपीरियलिस्ट की लोकल पॉपुलेशन के हवाले से। अब उन्होंने फिर आइडेंटिफाई किया कि किस किस को कहां कहां पर टारगेट करना है। फिर 9/11 हुआ और फिर इंपीरियल्स ने अपनी सारी की सारी जंग धोप दी अफगानिस्तान के हवाले से। अब जब अलकायदा के खिलाफ जंग छेड़ी गई, तो यहाँ पर सारे के सारों को ब्लैकमेल किया गया, सबने अलकायदा के खिलाफ जंग डिक्लेयर कर दी गई, और अलकायदा को कभी मौका ही नहीं दिया गया अपनी सफाई पेश करने का या अपने आप को बताने का कि हमने क्या किया है, क्यों किया है, हम अमेरिका के खिलाफ क्यों जंग लड़ रहे हैं। सो बेसिकली अलकायदा अमेरिकन इंपीरियलिज्म के खिलाफ ही लड़ रही थी। फिर उसमें जाके रहना दूसरी एडिशन कर ली कि ये पान इस्लामिक आइडियोलॉजी है, मतलब पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की सल्तनत फैलाना चाहती है, जो कि एक पॉइंट ऑफ डिग्री तक, पॉइंट ऑफ हद तक सही भी था कि वो चाहते थे कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैले, लेकिन एक्चुअली में वो इंपीरियलिज्म के रास्ते में आ गए थे। अब इंपीरियल्स ने उनको खत्म करना, तो 9/11 हुआ, उन्होंने हमला कर दिया इन सब के ऊपर। अलकायदा एक सर्टेन डिग्री के बाद, मतलब 2010 के बाद अंडरग्राउंड हो गई। अलकायदा का मतलब है ना वजूद पूरी दुनिया से खत्म हो गया। किसी को पता नहीं चल रहा था कि अलकायदा की लीडरशिप कहाँ है, कैसे है, किधर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो नेचुरली ये था कि उन्होंने एक नई तंजीम बना दी आईसिस के नाम से। आईसिस तो इस्लामिक स्टेट वगैरह जो है इन इराक एंड सीरिया, लेकिन इसके मतलब बनाने के लिए वजह यह थी कि अलकायदा को ये रिप्लेस कर सके, और अलकायदा के जो कुछ लोग हैं वो जाकर इसे ज्वाइन कर सके। और जब इसे ज्वाइन करेंगे, जब इसे ज्वाइन कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि अलकायदा के अंदर कितनी स्ट्रेंथ वगैरह है। अब ये बेसिकली अलकायदा के जो फॉर्मर लोग थे उनको जेलों में पकड़ के रखा हुआ था, सेक्टेरियन किस्म के लोग। अब अलकायदा की जो पॉलिसी थी अफ्रीका के हवाले से वो अलग थी। अब अलकायदा की पॉलिसी जो थी ये यहाँ पर मिडिल ईस्ट के हवाले से अलग थी, और जो अफगानिस्तान के हवाले से थी या हिंद के हवाले से वो बड़ी अलग थी। अलकायदा एक मल्टी लेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसके अंदर तो उसामा तो हेड था, लेकिन नीचे का जो कंट्रोल था वो डायरेक्टली उसामा के पास नहीं था। फॉर एग्जांपल अलकायदा जो अफ्रीका के अंदर थी वो इस तरह से ऑपरेट कर रही थी कि मतलब है ना, वो अफ्रीका के अंदर जो मगरिब की इंपीरियलिज्म है, यानी जो यूरोप की इंपीरियलिज्म है अफ्रीका के अंदर, उसके खिलाफ लड़ाई कर रही थी, और अफ्रीका के अंदर नफरत थी यूरोप के खिलाफ। सो अलकायदा ने उसके ऊपर कैपिटलाइज किया। इसी तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर जो केओस बना हुआ था, मतलब अलवीज उसको हुकूमत कर रहे थे, सेक्टेरियन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी बने हुए थे मिडिल ईस्ट के अंदर, ये अलकायदा ने यहाँ से फायदा उठाया। लेकिन मसला यह था कि अलकायदा के अंदर कुछ ऐसे लोग आ गए जिन्होंने शिया सुन्नी के फसाद को ज्यादा मतलब बढ़ाया, क्योंकि लोकल पॉलिटिक्स जो मिडिल ईस्ट की थी वो ये थी। अब अलकायदा की ये जो ब्रॉड विजन था, जो मतलब ग्लोबल कैलिफेट कायम करने का, उसके हवाले से तो ये सारा कुछ सही नहीं बन रहा था। अलकायदा के जो लीडर थे उसामा बिन लादेन, उसने बार बार खत लिखे थे। वहां पर एक था जरकावी, उसको बार बार लिखा कि यार तुम ये बकवास कर रहे हो, ये ना करो, वो ना करो। लेकिन जरकावी को बस मतलब समझ लीजिए पागल हो चुका था कि वो सिर्फ शिया को दुश्मन समझता था। सो बेसिकली अलकायदा के अंदर बड़े सारे टाउट्स आ चुके थे वेस्टर्न पावर्स के। इसके बाद अलकायदा हो गई, तो उसके बाद उसकी जगह पर आ गई आईसिस। आईसिस ने तो अब नॉर्थ अफ्रीका के अंदर सारा अलकायदा खत्म कर दिया। मिडिल ईस्ट के अंदर भी ऑलमोस्ट अलकायदा के सारे सेक्टर खत्म कर दिए। अब यमन के अंदर थोड़ी बहुत अलकायदा बची है, वहां पर भी खत्म होने वाली है। लेकिन उसके बाद ये जो अफगानिस्तान के अंदर है, यहाँ पर इंडिया लेकर आया। इंडिया और इजराइल दोनों अफगानिस्तान के अंदर आईसिस को लेकर आए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पाकिस्तानी मीडिया को आईसिस के बारे में ज्यादा पता भी नहीं था, ना ही पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी को ज्यादा पता था। आईसिस के
बारे में एक्चुअली में जो पता था वो सऊदी अरब और यूएई के इंटेलिजेंस को पता था, और यूएई और सऊदी अरब जो पहले मुल्क थे उन्होंने आईसिस को काउंटर करना शुरू किया। यहाँ पर यह भी बता दूं कि जो तुर्की है उसने आईसिस की मदद की थी। तुर्की ने इसलिए मदद की थी क्योंकि आईसिस टारगेट कर रही थी कुर्दों को, और कुर्दों और तुर्कों की लड़ाई चल रही थी, तो इसीलिए कुर्दों को मरवाने के लिए आईसिस की मदद तुर्की ने की। ये आपको समझ में आ गया होगा कि मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स कैसे यहाँ पर आकर हमें इम्पैक्ट कर रही है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर आईसिस आ गई। आईसिस ने यहाँ पर आते ही तमाचा कर दिया और टीटीपी को तोड़ दिया। सबसे बड़ा जो डेंट डाला आईसिस ने यहाँ पर, एक्चुअली में प्लान ये था कि आईसिस अफगानिस्तान के अंदर आएगी तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को तोड़ेगी, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को तोड़ेगी। एक्चुअली में प्लान ये था कि आईसिस यहाँ पर आएगी, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान टूट जाएगा, फिक्शंस में डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद अमेरिका और उसके पट्टुओं के अंदर मतलब है ना ये सब कुछ ले, जो मतलब अमेरिका और उसके पट्टू वगैरह जो है ना ये सारे के सारे माहौल को कंट्रोल कर लेंगे। अब यहाँ पर बुनियादी गलती थी, एक बड़ी बेसिक फंडामेंटल मिस्टेक थी अमेरिका की कैलकुलेशन के अंदर, जो आईसिस यहाँ पर लेकर आए थे इंडिया की मदद से और इसराइल की मदद से। उनकी कैलकुलेशन ये थी कि ये जो अफगान तालिबान है ना ये एक रिलीजियस वॉर लड़ रहे हैं, ये कोई नेशनल वॉर नहीं है, ये रिलीजियस वॉर है। और अगर यहाँ पर एक और अल्टरनेटिव रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन आ गई तो यहाँ का जो फाइटर है वो डिवाइडेड हो जाएगा, और जब फाइटर डिवाइडेड हो जाएगा तो ये सारे के सारे आईसिस में आ जाएंगे या आधे उस तरफ हो जाएंगे, और फिर हमारे लिए मतलब बिना ऑप्शंस बड़े क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में जो अफगान तालिबान थे ना वो रिलीजियस वॉर तो थी, लेकिन उनके लिए एक नेशनल वॉर, नेशनल प्राइड वॉर भी थी, सो इसीलिए वो डिवाइड नहीं हुए। और वो अफगान नेशनलिज्म के लिए भी एक जंग लड़ रहे थे, वो मतलब है ना अफगान नेशनलिज्म की जंग लड़ रहे थे, जिसकी वजह से वो ज्यादा डिवाइड नहीं हुए। अब जब वो डिवाइड नहीं हुए, वो यूनाइटेड रहे, तो इसका एक साइड इफेक्ट ये हुआ कि ये जो टीटीपी थी वो सारी टूट गई, सारी की सारी। मतलब है ना आईसिस ने टीटीपी को तोड़ दिया। टीटीपी टूटने की वजह से पाकिस्तान को फायदा हुआ, लेकिन आईसिस मजबूत हो गई इस रीजन के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि आईसिस ने टीटीपी को कैसे तोड़ने में कामयाब हुई, क्योंकि टीटीपी के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे एलिमेंट थे जो इंडिया से लिंक थे और इंडिया से मतलब मिले हुए थे, तो वो सारे के सारे छोड़कर आईसिस को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। आईसिस ने बड़ा आतंकवाद वगैरह मचा दिया था यहाँ पर सारे के सारे अफगानिस्तान के अंदर। बहरहाल अफगान तालिबान ने फिर आईसिस के खिलाफ भी जंग करना शुरू कर दी। अब यहाँ पर मजा आता है, जब अफगान तालिबान आईसिस के खिलाफ जंग कर रहे थे तो आईसिस मतलब है ना जो लाए थे उनके हाथों से भी निकल गया, मतलब अमेरिका के हाथों से निकल गया, इसराइल के हाथों से निकल गया, और सारा का सारा आईसिस इंडिया के हाथों में चला गया, और इंडिया ने सबको टारगेट करना शुरू कर दिया, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन मसला यह हुआ कि इंडिया के जितने भी सारे एसेट थे, फिर अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान दोहा के अंदर एग्रीमेंट हुआ कि हमने आईसिस को वाइप आउट करना है। अब आईसिस को वाइप आउट करने के लिए 2017 से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, 2019-20 तक चला, जिसमें आपने देखा होगा कि एक बड़ा था मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स आईसिस के ऊपर फेंका था। ये ऐसे नहीं फेंका गया, एक तरफ से कंधार से इनको धकेला गया था आईसिस को, दूसरी तरफ से जलालाबाद से, तीसरी तरफ से गजनी से, फिर इनको एक कॉर्नर में जमा किया था, फिर जाकर मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स इनके ऊपर फोड़ा गया था। अब ये आपको बताता है कि आईसिस को खिलाफ जो लड़ाई थी वो अमेरिका और अफगान तालिबान ने मिलकर लड़ी थी, ये आपको समझ में आना चाहिए। और ये तब हुआ था जब अफगानिस्तान आजाद नहीं हुआ था, और इसने ही अमेरिका को बता दिया था कि ये जो अफगान नेशनल गवर्नमेंट है इसकी कोई क्रेडिबिलिटी वगैरह नहीं है और तालिबान बहुत ज्यादा रिलायबल है। सो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि अफगान नेशनल वॉर जो थी, जो कि अमेरिका का इंपीरियलिज्म था अफगानिस्तान के ऊपर, तो अफगान तालिबान ने उसे ऐसे रेजिस्ट किया, और लोगों को लगा था कि ये रिलीजियस फैनेटिक है, लेकिन वो एक्चुअली में एक नेशनलिस्ट थे जो नेशनलिस्ट के वॉर लड़ रहे थे अफगान नेशनलिज्म के नाम के ऊपर। बहरहाल उसके अंदर उनकी मोटिवेशन रिलीजन से थी, लेकिन वो लड़ एक नेशनल वॉर रहे थे, ये बाद में सबको पता चल गया। और ये आपको बताएंगे नहीं मीडिया वाले, क्योंकि मीडिया के अपने एजेंडा है, मीडिया को मतलब है ना अपने एक कंजर लोग है ना, जो लिबरल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, एशिया के अंदर या कांग्रेस के अंदर जो लिबरल्स है वो सारे कंजर है। कांग्रेस में इंडिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लिबरल्स आपको पता है कंजर है। और एक लिबरल टोला आया था गजनी के, जो गनी के नाम के ऊपर जो बैठा हुआ था इसके अंदर अफगानिस्तान के अंदर, ये सारे कंजर हैं, ये पहले नंबर के कंजर लोग हैं ये लिबरल्स। अब ये क्या करते हैं कि अमेरिका की मदद से यहाँ की लोकल पॉपुलेशन के ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं। गनी भी यही करना चाहता है, कांग्रेस भी इंडिया के ऊपर यही करना चाहती है, और ये जो है आपके ये वाले जो पाकिस्तान के कंजर लिबरल्स है ये यही करना चाहते हैं, अमेरिका की ताकत से लोकल पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। अफगान तालिबान ने उधर उनको ठोक के रख दिया और फिर वो लिबरल्स वहां से भाग गए। और अब आप देखेंगे कि ये जो है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, ये भी लिबरल मूवमेंट है जो अमेरिका की बैकिंग से चलती है। अब ये चाहती है कि ये इसको इस तरह से लेकर जाए कि पश्तूनों को ये रियलाइज किया जाए कि हम आपके एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। एक्चुअली में ऐसा है नहीं, एक्चुअली में पख्तूनों को सबसे ज्यादा मरवाया पीटीएम ने। पीटीएम जब पख्तूनों के ऊपर या तालिबान के ऊपर बम गिरते थे और जिसमें इनोसेंट लोगों की कैजुअलिटीज होती थी, तो सबसे ज्यादा खुश पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट होती थी। सीधी सीधी बात है। एक मदरसा था अफगानिस्तान के अंदर, मेरे ख्याल में काबुल से थोड़ा दूर है, वहां पर अमेरिका ने बम गिराए। तकरीबन 150 से मासूम बच्चे जिन्होंने मतलब कुरान अभी अभी मुकम्मल किया हुआ था, उनकी दस्तारबंदी हो रही थी, उनको मतलब सर पे वो पगड़ी नहीं पहनाई जाती, मासूम बच्चे, दो तकरीबन 5 साल के, 6 साल के, 10 साल के, 7 साल के वो बच्चे थे, उनके ऊपर 500 पाउंड के बम फोड़ दिए गए। 500 पाउंड के जब बम फोड़ दिए गए अफगानिस्तान के अंदर, तो सबसे पहले
पहले जो सेलिब्रेशन की थी कि तालिबान आर डेड, तालिबान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया, वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, ये मोहसिन दावड़ वजीर, ये सब इन लोगों ने किए थे और वो मासूम बच्चे थे। मासूम बच्चों की खुशियों में ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाले सबसे आगे थे। ठीक है, मासूम बच्चों को मारने में जब अमेरिका मारा था तो इन पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वालों के मुंह को सुई लगी हुई थी। ये भड़वे हैं, मुझे पता है, ये एग्जैक्टली भड़वे हैं। सो यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था। अब एक्चुअली में जो दाइश का नाम इनको दिया था आईसिस वालों को, वो दिया था सऊदी अरब ने और यूएई वालों ने, क्योंकि यूएई वालों को पता चल चुका था कि ये कहां से आ रहे हैं। सो ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बन रही थी, ये खिचड़ी बन रही थी। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो नंबर 1 है, आईएसआई वाईएसआई, इसको कुछ भी पता नहीं था, इस पूरी डेवलपमेंट के हवाले से कुछ भी पता नहीं था। इनको ये पता था कि मरियम नवाज की वीडियो कैसे बनानी है, उसकी किसकी बनानी है, इनको कुछ भी पता नहीं था। मिडिल ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है, अफ्रीका के अंदर क्या हो रहा है, ये दाइश कैसे इमर्ज कर रही है, ये यहाँ पर कैसे आई है, इसको कैसे काउंटर करना है, स्ट्रेटेजी कैसे लेकर चल रही है, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के अंदर हमारा रोल क्या है, कि इंपीरियल वॉर, कुछ भी पता नहीं था इनको, कुछ भी नहीं। और ये है आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि नंबर 1 है। बहरहाल समहाउ दाइश का खात्मा हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि दाइश ने अफगान तालिबान को मतलब हिट करना शुरू किया और अफगान तालिबान को आइडियोलॉजिकली चैलेंज करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अफगान तालिबान तो एक्चुअली में एक पश्तून कल्चरल मूवमेंट है और ये कोई मतलब बड़ी मूवमेंट नहीं है, ये ग्लोबल जिहाद, ग्लोबल मुस्लिम एजेंडा को सपोर्ट नहीं करती, ये बिल्कुल मतलब है ना एक लोकल पश्तून पॉपुलेशन की मूवमेंट है। और जो अफगान तालिबान के एलाइज थे, जो कहते वहां के ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट वाले, ये दूसरे जो थे उज़्बेक वगैरह, वो सारे के सारे एलाइज अफगान तालिबान से छीना शुरू कर दिया और उनको दाइश में लाने की शुरू कर दी कि अफगान तालिबान मतलब इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, अब ये दाइश के साथ आ जाए, और वहां से रिक्रूटमेंट करने की कोशिश की। सो वहां पर से अफगान तालिबान के ऊपर प्रेशर बना। इसीलिए अफगान तालिबान ने टीटीपी के खिलाफ कभी भी कोई ज्यादा सख्त एक्शन नहीं लिया। ये डरते थे कि कहीं टीटीपी वाले सारे उड़कर इनके पास न चले जाए, क्योंकि यहाँ पर इनको एक पॉलिटिकल फ्रंट मिल रहा था आईएसआई से। सो आईएसआई को काउंटर करना ज्यादा जरूरी था। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो टीटीपी है उन्होंने अपने 600 से ज्यादा बंदे अफगान तालिबान के लिए कुर्बान किए हैं जब ये काबुल लेने जा रहे थे ड्रोन स्ट्राइक्स में। ये वो टीटीपी ने बहुत ज्यादा मैन पावर दिया। महसूद कबीले के तो 300 बंदे गए थे इस पूरी जंग के अंदर। सो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कनेक्शन क्या है, कैसे सेटअप है, कैसा नेटवर्क है। अब आप आ जाइए बाजोड़ वाले हमले में। ये किया है आईएसआई ने। आईएसआई मौलाना फजल रहमान को टारगेट करना चाहता है और वो समझता है कि मौलाना फजल रहमान एक वाहियात शख्स है, जो कि मैं एग्री करता हूँ। ये बात सही है कि मौलाना जैसा भड़वा कोई नहीं होगा। इस्लाम के नाम के ऊपर सबसे बड़ा जो बेगैरत पैदा हुआ है ना, जो इस्लाम को सबसे ज्यादा रुस्वा और इस्लाम को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है, पैसा बना लगे, ये सबसे बड़ा ताहिर अशरफी और ये मौलाना फजल रहमान और एक और भी है मौलाना। सो ये वो मौलाना जो इन्होंने इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। लेकिन बहरहाल जो आईएसआई इनको मारना चाहती है वो इसलिए मारना चाहती है कि वो अपनी दहशतगर्द नेटवर्क बनाना चाहती है, उनको इनकी मतलब आइडियोलॉजी से नहीं है। सो आईएसआई की आइडियोलॉजी अपनी भी बहुत बुरी है। सो ये मतलब यहाँ पर से फटा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारा टेररिस्ट नेटवर्क 20 साल की जंग के बावजूद आज भी मौजूद है। ये कैसे मौजूद है? वॉर ऑन टेरर हमारी नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसियों ने लड़ी है, तो ये कैसे मौजूद है ये पूरा का पूरा टेररिस्ट नेटवर्क? ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। पाकिस्तान आर्मी क्या झंड मरवा रही है? क्या कर रही है पाकिस्तान आर्मी? सीधी सीधी बात है ना, क्या कर रही है पाकिस्तान आर्मी? तो कहती है हम बड़े पावरफुल लोग हैं, हम तो इवेंट्स को डिक्टेट कर सकते हैं अपनी विल एंड पावर के मुताबिक। तो पाकिस्तान आर्मी की अचीवमेंट क्या है यहाँ पर? सीधी सीधी बात है, कोई अचीवमेंट नहीं है। मैं आपको सीधी सीधी बात बता देता हूँ। जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुई थी ना, तो मुशर्रफ को रियलाइजेशन थी कि ये इंपीरियल पावर की वॉर है, ये बच्चे हैं, इन लोगों को कुछ नहीं पता, अफगान तालिबान वगैरह को, टीटीपी वालों को। मुशर्रफ इस जंग में कूदना ही नहीं चाहता था। फ्रेंकली स्पीकिंग, मुशर्रफ के जो दोस्त थे वो कहते थे कि हमें इनसे दूर रहना चाहिए। मुशर्रफ ने सबसे बड़ी गलती पता है क्या की? मुशर्रफ इस जंग में कूदना नहीं चाहता। मुशर्रफ ने सबसे पहले अपनी आर्मी के अंदर जो जनरल्स थे ना, जो कि मुसलमान जनरल्स थे, जो कि मतलब इस्लाम के ऊपर ईमान रखते थे, एक काफिर जनरल्स हैं जो कि आप सब देख रहे हैं, जो कि इस्लाम से खारिज जनरल है। सो वो तो अब आप देख रहे हैं कि काफिर जनरल कैसे होते हैं। एक मुसलमान जनरल्स थे जो मतलब बहुत ज्यादा ईमान वाले बंदे थे। वो जो बंदे थे उनको पर्ज करना शुरू कर दिया, आर्मी से निकालना शुरू कर दिया। स्लोली एंड ग्रेजुअली मुशर्रफ का कंट्रोल आर्मी में से कम होता गया और वो जो काफिर जनरल्स थे, जनरल क्यानी हो गया, ये वो, इनका कंट्रोल बढ़ता गया आर्मी के ऊपर। और अल्टीमेटली नेट रिजल्ट ये निकला कि वहां पर इनसे मुशर्रफ से जो बड़ा क्रिटिकल ब्लंडर करवा दिया वो लाल मस्जिद करवा दिया। अब लाल मस्जिद करने के बाद फुल और रेड आउट जंग शुरू हो गई थी। लाल मस्जिद से पहले इतना ज्यादा मतलब है ना टेररिज्म वगैरह नहीं था, थोड़े धमाके वो हो जाते थे, थोड़े वो हो जाते थे, साल में 2-3 धमाके, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो रहा था। लाल मस्जिद होने के बाद, एक्चुअली में लाल मस्जिद होने के बाद जो रियलिटी सामने उमर्ज हुई कि वहां पर अफगान तालिबान ने कह दिया और टीटीपी ने कह दिया, एक्चुअली में टीटीपी ने फॉर्म होना शुरू हुई। लाल मस्जिद के बाद टीटीपी फॉर्म हुई। लाल मस्जिद से पहले टीटीपी वहां पर नहीं थी। वहां पर गांव के लड़के थे वगैरह थे जो लड़ते थे फौज से, थोड़ी बहुत गालियां पत्थर, 1-2 गोलियां चला दी, 2-3 आरपीजी चला दिया। कॉन्वॉयज के ऊपर ज्यादा कैजुअलिटीज भी नहीं होती थी, कोई मतलब इनका जो फोर्ट वगैरह था फौजियों का या छावनी थी वो ओवररन भी नहीं होती थी, गालियों से बातों से काम चल जाता था। लाल मस्जिद होने के बाद वहां पर टीटीपी बनी और जब टीटीपी बनी तो उसने फुल ऑन जंग
छेड़ दी, और जब जंग छेड़ दी तो फिर पाकिस्तान आर्मी को एंगेज होना पड़ा। और फिर ये जो टीटीपी बनाना, लाल मस्जिद का ऑपरेशन कराना, ये सरासर अमेरिका का मतलब है ना काम था। अमेरिका चाहता था कि ये लाल मस्जिद हो, ये टीटीपी हो, ये सब कुछ हो, ये जंग चले। सो इसीलिए मुशर्रफ इसको बड़ा केयरफुली मतलब दूर करा था। सो याद रखे ये जो सारी जंग हुई थी ये लिबरल्स ने करवाई थी, और लिबरल्स में पीपल्स पार्टी सबसे बड़े फोर फ्रंट के ऊपर थी जिसने ये सारी की सारी जंग लड़ी थी। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, हर मुल्क के अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। कुछ पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट है, कुछ अमेरिका के इंटरेस्ट है। जब भी आपके यहाँ पर गवर्नमेंट होती है तो कोशिश ये की जाती है कि आपके नेशनल इंटरेस्ट परसू किए जाए। जो प्रॉब्लम विद पाकिस्तानी लिबरल्स है, खासतौर पर कादियानी और पीपल्स पार्टी, ये अमेरिका के इंटरेस्ट को पाकिस्तानी इंटरेस्ट समझकर परसू करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता और पाकिस्तान पीछे का पीछे रह जाता है। ये सबसे बड़ा मसला है कि हम अमेरिका के इंटरेस्ट को पाकिस्तानी इंटरेस्ट परसू कर लेते हैं। हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट खुद डिफाइन करने चाहिए। हमारे नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो जब हम डिफाइन करेंगे और उसके लिए हम अपना पावर यूज करेंगे तो फिर हमारी रेस्पेक्ट भी बढ़ेगी। यहाँ पर इस वक्त इंडिया के अंदर मसला क्या हो रहा है कि इंडिया के जो लोग हैं पढ़े लिखे, वो इसलिए नाराज है कि आप अमेरिका की झोली में इस तरह से बैठ गए कि अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट और इंडियन नेशनल इंटरेस्ट के अंदर जो डिफरेंस था वो तो आपने दिखाई नहीं दे रहा। ये दोनों तो एक ही जगह के ऊपर आ गए, और इसकी वजह से जो चाइना है वो ज्यादा थ्रेटेड महसूस कर रहा है, और फिर चाइना रिएक्ट करेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया का होगा। और अगर सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया का होगा तो फिर इंडिया कैसे काउंटर करेगा? क्या अमेरिका कूदेगा इंडिया के लिए? तो ये वो चीजें हैं जो आपको काउंटर करना चाहिए, ये वो चीजें जो आपको समझनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कादियानी, ये लिबरल, ये मीडिया, ये सरासर अमेरिका के कंट्रोल में है, और फिर ये नैरेटिव ऐसे बनाते हैं कि जो आपका इंटरेस्ट है वो डिफाइन नहीं करते, अमेरिका का इंटरेस्ट आपको आपका इंटरेस्ट दिखा देते हैं, और फिर अमेरिका का इंटरेस्ट परसू करने के लिए पाकिस्तान के नेशनल पावर को यूज करते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, ये 20 साल की जंग के दौरान हमने अचीव क्या किया है? हमने कश्मीर हासिल की, हमने खून दिया, हमने रिसोर्सेज अपने लगाए, हमने अपना मेन पावर लगाया, हमने अपना टाइम लगाया, हमने अपनी एनर्जीज लगाई, हमने अपना मेंटल पावर, माइंड पावर लगाया। हमने अचीव क्या किया इस 20 साल की जंग के दौरान? 20 साल की जंग के दौरान हमने कोई सिग्निफिकेंट अचीवमेंट नहीं की। इस पूरी जंग के दौरान क्या अचीव किया? कुछ भी अचीव नहीं किया हमने। तो ये वो चीजें यहाँ मतलब ये होता है ना, ये जंग लड़ने के बाद हमारा नेशनल पावर बढ़ा नहीं बढ़ा, हमारे नेशनल पावर में कुछ इजाफा हुआ नहीं हुआ, कुछ हुआ? हर जंग जब की जाती है तो ये इसीलिए की जाती है कि हमारे नेशनल पावर को बढ़ाएगी, हमारे नेशनल पावर को जो थ्रेट्स है उनको एनालाइज करेगी। क्या थ्रेट्स एनालाइज हुए हैं हमारे नेशनल पावर को? ये आपको बताता है कि पाकिस्तान आर्मी कितनी कमजोर है और इनकॉम्पिटेंट है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है। ये हम सबको पहले से पता था। डॉक्टर मुईद पीरज़ादा, मुझे, ये सब हम सबको बहुत पहले से पता था ये सब कुछ क्या हो रहा है। हम बस चुप थे, सीधी सीधी बात है, हम चुप थे। मुझे जो सबसे ज्यादा गुस्सा जो चढ़ा ना इनके ऊपर, वो तब चढ़ा जब जनरल बाजवा को हटाया नहीं था इमरान खान ने। हम सिर्फ इस बात के ऊपर चुप थे कि चलो ठीक है, चीजें बदल जाएंगी, एटीट्यूड बदल जाएंगे, रवैये बदल जाएंगे, थोड़ा टाइम और स्पेस देना चाहिए, लोग बड़े हो जाएंगे, मेच्योरिटी आ जाएगी, फिर चीजों को दूसरे एंगल से देखना शुरू करेंगे। जैसे होता है ना, बच्चों को टाइम देते हैं कि बड़ा हो जाएगा तो खुद सीख जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो खुद सीख जाएगा। ये सब हमने इसलिए किया, वरना हमें एग्जैक्टली पता है इन भैंचोद लिबरल हरामजादे रंडी के बच्चों ने क्या किया है। हमें एग्जैक्टली पता है इन रंडी के बच्चे पीपल्स पार्टी, इस भड़वी बेनजीर ने क्या किया है। मुझे एग्जैक्टली पता है इस हरामजादी ने क्या किया है। मुझे एग्जैक्टली पता है, मरहूम है लेकिन मुझे पता है कि क्या किया है। मुझे एग्जैक्टली पता है ये खुसरा बिल्लू क्या करना चाहता है। मुझे एग्जैक्टली पता है कि ये जो पीटीएम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है ये भड़वे क्या है। एग्जैक्टली पता है ये कादियानियों का टोला जो यहाँ पर आजकल घूम रहा है, मीडिया के ऊपर छाया हुआ है, ये हुसैन हक्कानी, मलिया लोधी और ये जो डॉक्टर तैमूर है, ये क्या है। ये मुझे एग्जैक्टली पता है कि ये जो हमारे एडिटर्स बैठे हुए न्यूज चैनल के अंदर, इनमें से कितने कादियानी है कैसे नहीं है। हमें एग्जैक्टली पता है कि ये कादियानी टोला कैसे नेशनल इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका को पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट प्रेजेंट करता है। हमें एग्जैक्टली पता है कि पाकिस्तान आर्मी की बहन मां एक हो चुकी है, इसको कुछ भी नहीं पता नेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से, ग्लोबल प्रोजेक्टिव्स के हवाले से, कैसे हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने, कुछ नहीं पता। हमें एग्जैक्टली पता है, हमें पता है इस भैंचो जुडिशरी के अंदर क्या है। लेकिन मसला यह था कि हम चुप थे। और सबसे बड़ी खामी बताए मुझे क्या है, मुझे सबसे बड़ा दुख है, मुझे पता है इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा, आ जाएगा, लेकिन इमरान खान के पास स्ट्रेटेजी नहीं है कैसे काउंटर करना है, कैसे लेकर चलना है। इमरान खान स्पीचेस कर सकता है लेकिन स्ट्रेटेजी बनाना, प्लानिंग करना, रिसोर्सेज यूज करना, रिसोर्सेज मैनेज करना, रिसोर्सेज पैदा करना, ये वो स्ट्रेटेजीज होती है जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करते हो। कैसे आप कादियानीज को पीछे धकेलोगे, कैसे आप मीडिया के अंदर से कादियानियों का असल रसूख खत्म करोगे, कैसे मीडिया को लिबरेट करोगे, ये वो चीजें, कैसे जुडिशरी को साफ करोगे, ये वो चीजें जो आपने करनी है और जो आप कर नहीं सकते। तो ये वो चीजें जो आपने करनी है। बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि ये जंग तमाशा ये सब कुछ क्या है, हमें सब पता है कि किसने क्या क्या किया हुआ है इस मुल्क के अंदर। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।